नमस्ते। आज हम इस कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे जिसका इस्तेमाल हर कंपनी करती है। ये समझने का कोड कि हम किसी चीज के लिए कितना पैसा देंगे, और ये सब कुछ एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से जुड़ा है, मांग यानी डिमांड। बिल्कुल। हमारे पास अर्थशास्त्र के कुछ बेहतरीन नोट्स हैं जो इस विषय की परतें खोलते हैं। तो हमारा मिशन है इन नोट्स की मदद से ये समझना कि बाजार असल में काम कैसे करता है, कोई कंपनी अपनी कीमत कैसे तय करती है, सरकार कुछ चीजों पर ज्यादा टैक्स क्यों लगाती है, और हम और आप एक ग्राहक के तौर पर ये सारे फैसले कैसे लेते हैं। चलिए इस दिमागी खेल को समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये एक ऐसा लेंस है जिससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों को भी समझ सकते हैं। ये जानना कि हम क्यों, कब और कितना खरीदते हैं सिर्फ एक आर्थिक सवाल नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक पहेली भी है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र की दुनिया में मांग का असली मतलब क्या है? मतलब ये सिर्फ किसी चीज को चाहने से तो कहीं ज्यादा है ना? हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, किसी महंगी स्पोर्ट्स कार को देखकर उसे चाहना एक इच्छा है, मांग नहीं। अच्छा। आर्थिक मांग बनने के लिए, जैसा कि ये नोट्स हमें याद दिलाते हैं, 5 चीजों का एक साथ होना जरूरी है। 5 चीजें? हाँ, आपके मन में इच्छा हो, उसे खरीदने के लिए जेब में पैसा हो, उस पैसे को खर्च करने की नीयत भी हो, और ये सब एक दी गई कीमत और एक दिए गए समय पर हो। ओहो। जब ये पांचों तारे एक लाइन में आते हैं, तब जाकर इच्छा मांग में बदलती है। यानी अगर मेरे पास फरारी खरीदने के पैसे हैं भी, लेकिन मैं उन्हें खर्च नहीं करना चाहता, तो मैं फरारी की डिमांड का हिस्सा नहीं हूं। बिल्कुल, आप सिर्फ एक प्रशंसक हैं, ग्राहक नहीं। और पूरी अर्थव्यवस्था इसी असली मांग पर चलती है, सिर्फ इच्छाओं पर नहीं। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि मांग क्या है। तो उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है। वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी इस मांग को ऊपर नीचे करती हैं? सबसे पहली और सीधी सी बात तो कीमत ही होगी। हाँ, कीमत सबसे बड़ा और सबसे साफ दिखने वाला फैक्टर है। ज्यादातर मामलों में जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो हम उसे कम खरीदते हैं। ये एक सहज मानवीय व्यवहार है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हम कीमत के अलावा दूसरे फैक्टर्स को देखना शुरू करते हैं। जैसे कि दूसरी चीजों की कीमतें। ये वाला हिस्सा बड़ा मजेदार है। नोट्स में इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। सही। इसे आज के उदाहरणों से समझते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी वो चीजें जो एक दूसरे की जगह ले सकती हैं। जैसे चाय और कॉफी। हाँ, वो तो क्लासिक उदाहरण है। पर आज के जमाने में सोचिए, अगर उबर अपनी कीमतों को बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो लोग तुरंत ओला ऐप खोल लेंगे। सही बात है। उबर की कीमत बढ़ने से ओला की मांग बढ़ गई। ये नेटफ्लिक्स बनाम हॉटस्टार की लड़ाई है, मैकडॉनल्ड्स बनाम बर्गर किंग की जंग है। और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी पूरक वस्तुएं जो एक साथ इस्तेमाल होती हैं। कार और पेट्रोल वाला उदाहरण तो हमेशा दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन आज के दौर में इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद गेमिंग कंसोल और उसके गेम्स हैं। हाँ, ये तो है। कोई भी प्लेस्टेशन इसलिए नहीं खरीदता कि वो एक सुंदर सा डब्बा है। लोग उसे इसलिए खरीदते हैं ताकि वो उस पर एक्सक्लूसिव गेम्स खेल सकें। हाँ। अगर प्लेस्टेशन के गेम्स बहुत ज्यादा महंगे हो जाएं या आने बंद हो जाएं, तो कंसोल की मांग अपने आप गिर जाएगी। अच्छा, इसीलिए एप्पल जैसी कंपनियां एक पूरा इकोसिस्टम बनाती हैं। आईफोन, एप्स, एयरपॉड्स सब एक दूसरे से जुड़े हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, सब एक दूसरे की मांग को बढ़ाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बाजार में अकेला नहीं है। वाह। तो कीमत और दूसरी चीजों की कीमतों के अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी अपनी जेब, यानी हमारी आमदनी। ये हमारे खरीदने की आदतों को कैसे बदलती है? आमदनी का असर बहुत गहरा होता है। आमतौर पर जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो हम बेहतर चीजों पर ज्यादा खर्च करते हैं। इसे नॉर्मल गुड्स या सामान्य वस्तुएं कहते हैं। जैसे ज्यादा बाहर खाना खाना या अच्छे ब्रांड के कपड़े खरीदना। जी, लेकिन एक उल्टी कैटेगरी भी है, इन्फीरियर गुड्स या जिसे घटिया वस्तुएं कहते हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम आमदनी बढ़ने पर कम खरीदते हैं। मतलब कोई उदाहरण? हाँ, जैसे कि शायद कोई व्यक्ति जो पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत इस्तेमाल करता था, आमदनी बढ़ने के बाद अपनी बाइक या कार खरीद ले, तो यहाँ पर बस का टिकट उसके लिए एक इन्फीरियर गुड बन गया। अच्छा, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी पसंद के बारे में है जो आमदनी के साथ बदलती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ।
गिफन वस्तुएं, क्या ये सच में होता है कि किसी चीज की कीमत बढ़ने पर लोग उसे और ज्यादा खरीदने लगें? ये तो मांग के नियम के एकदम खिलाफ है। ये अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है और ये मांग के नियम का एक दुर्लभ अपवाद है। ये एक बहुत ही खास परिस्थिति में होता है। कैसी परिस्थिति? सोचिए, एक बहुत गरीब परिवार है जिसके खाने का ज्यादातर बजट एक बहुत ही सस्ती चीज जैसे मोटा अनाज पर खर्च होता है। अब अगर उस मोटे अनाज की कीमत थोड़ी बढ़ जाए तो परिवार के पास दाल या सब्जी जैसी महंगी चीजें खरीदने के लिए पैसे और कम हो जाते हैं। नतीजा, जिंदा रहने के लिए उन्हें अब पहले से भी ज्यादा वो सस्ता वाला मोटा अनाज ही खरीदना पड़ता है। अविश्वसनीय। तो कीमत बढ़ने से उनकी खरीदने की शक्ति इतनी कम हो गई कि उन्हें बेहतर चीजों को छोड़कर उसी महंगी हो चुकी सस्ती चीज पर और ज्यादा निर्भर होना पड़ा। क्या आज की दुनिया में इसका कोई उदाहरण है? ये बहुत ही दुर्लभ है और इस पे अर्थशास्त्रियों में बहस चलती रहती है। कुछ स्टडीज चीन के कुछ ग्रामीण इलाकों में चावल और पास्ता के उदाहरण देती हैं, लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने वाली चीज नहीं है। ये एक एक्सट्रीम केस है। ठीक है, तो हमने कीमत, दूसरी चीजों की कीमत और आमदनी की बात की। इसके अलावा भी तो बहुत कुछ है जो हमारी मांग को बदलता है, जैसे कि विज्ञापन। बिल्कुल, फैशन, आदतें, मौसम और सबसे बढ़कर विज्ञापन। विज्ञापन सिर्फ जानकारी नहीं देते, वो इच्छाएं पैदा करते हैं। हाँ, एक साधारण कोल्ड ड्रिंक को खुशी का और एक लग्जरी घड़ी को सफलता का प्रतीक बना देते हैं। सही, वो सीधे सीधे हमारी पसंद पर असर डालते हैं। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने एक नियम बनाया है, मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ, नियम यही है कि बाकी सब कुछ समान रहे तो कीमत गिरने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। पर यह काम क्यों करता है? इसके पीछे की वजहें क्या हैं? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला है आय प्रभाव यानी इनकम इफेक्ट। जब कोई चीज, मान लीजिए टमाटर, सस्ते होते हैं तो आपकी जेब में जो पैसे हैं उनकी खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब उतनी पैसे में ज्यादा टमाटर खरीद सकते हैं। हाँ। दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर चिकन बहुत महंगा हो जाए और पनीर सस्ता तो शायद लोग चिकन करी की जगह पनीर करी ज्यादा बनाने लगे। ठीक है। और तीसरा कारण है नए ग्राहकों का बाजार में आना। जब फोन बहुत महंगा होता है तो कुछ ही लोग खरीद पाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई सस्ता मॉडल आता है तो बहुत से नए ग्राहक उसे खरीदने लगते हैं। इन तीनों वजहों से कीमत गिरने पर कुल मांग बढ़ जाती है। यहाँ एक बहुत जरूरी टेक्निकल बात आती है, जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। मांग में 2 तरह के बदलाव होते हैं, एक है मूवमेंट और दूसरा है शिफ्ट। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे एक ट्रेन की पटरी की तरह सोचिए। आपकी डिमांड कर्व एक पटरी है। जब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की अपनी कीमत बदलती है तो आप उसी पटरी पर आगे जाते हैं, जिसे मांग का विस्तार कहते हैं, या पीछे आते हैं, जिसे मांग का संकुचन कहते हैं। ट्रेन पटरी नहीं बदलती। अच्छा, तो अगर कोक की बोतल 10 रुपए की जगह 8 रुपए की हो जाए और मैं 1 की जगह 2 खरीद लूं, तो ये उसी पटरी पर मूवमेंट हुआ? एकदम सही, लेकिन शिफ्ट तब होता है जब पटरी ही बदल जाए। पटरी ये बदल जाए? हाँ, मान लीजिए कोक की कीमत 10 रुपए ही है, लेकिन अचानक गर्मियों का मौसम आ गया और तापमान 45 डिग्री हो गया। अब आप 10 रुपए में ही शायद 2 या 3 बोतलें खरीदने लगे। सही बात है। यहाँ कीमत नहीं बदली, मौसम बदला। इस वजह से आपका पूरा डिमांड कर्व ही दाईं ओर खिसक गया, यानी मांग में वृद्धि हो गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी कीमत कम किए बिना भी अपनी बिक्री बढ़ा सकती है, अगर वो लोगों का टेस्ट या फैशन बदल दे? यानी मार्केटिंग का सारा खेल असल में डिमांड कर्व को शिफ्ट करने का है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। एक अच्छा विज्ञापन, एक सेलिब्रिटी का एंडोर्समेंट या प्रोडक्ट को एक स्टेटस सिंबल बना देना, ये सब उस पटरी को बदलने की कोशिशें हैं। यही असली खेल है। तो अब तक ये साफ है कि कीमत बदलने से मांग बदलती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कितनी बदलती है? क्या हर चीज की मांग एक बराबर बदलती है? यहीं पर लोच यानी इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ, और ये शायद आज की चर्चा का सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी हिस्सा है। मांग की कीमत लोच सिर्फ ये मापती है कि कीमत के बदलने पर मांग कितनी संवेदनशील है। क्या वो रबर बैंड की तरह बहुत ज्यादा खींचती है या पत्थर की तरह बिल्कुल नहीं हिलती? नोट्स में इसके 5 प्रकार दिए गए हैं। चलिए इन्हें असल दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं। पहला है पूर्णतया बेलोचदार, मतलब पत्थर वाला केस। इसका मतलब है कि कीमत कितनी भी बदल जाए, मांग टस से मस नहीं होगी।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंसुलिन का इंजेक्शन। अच्छा। अगर किसी डायबिटिक मरीज को इसकी जरूरत है तो कीमत 2 गुनी होने पर भी वो उतनी ही खरीदेगा। उसकी जान का सवाल है। मांग पर कीमत का असर लगभग 0 है। ठीक है। दूसरा है सापेक्षतः बेलोचदार। ये शायद हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जैसे नमक। बिल्कुल, नमक या पेट्रोल। अगर पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ जाए तो लोग ऑफिस जाना बंद नहीं कर देते। हाँ, शायद घूमना थोड़ा कम कर दें, लेकिन मांग 10% नहीं गिरेगी, शायद सिर्फ 2-3% गिरे। जरूरत की चीजों की मांग अक्सर बेलोचदार होती है। और तीसरा है इकाई लोचदार, मतलब जितना कीमत में बदलाव उतना ही मांग में। हाँ, ये एक तरह का मिडिल पॉइंट है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प है वो है चौथा प्रकार, सापेक्षतः लोचदार। रबर बैंड वाला केस। हाँ, जहां कीमत में जरा सा बदलाव आने पर मांग में भूचाल आ जाता है, जैसे रेस्टोरेंट में खाना। एकदम सही। अगर आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट में मेन्यू की कीमतें 20% बढ़ जाए तो हो सकता है कि वहां जाने वाले लोग 50% कम हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारे दूसरे विकल्प हैं। लग्जरी सामान, छुट्टियां, इन सब की मांग लोचदार होती है। और आखिरी है पूर्णतया लोचदार, जो सुनने में ही एक एक्सट्रीम केस लगता है। ये एक सैद्धांतिक स्थिति है। सोचिए, एक मंडी है जहां 100 किसान एक ही जैसे टमाटर 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। अगर एक किसान अपने टमाटर 21 रुपए में बेचने की कोशिश करेगा तो उससे कोई नहीं खरीदेगा। कोई नहीं खरीदेगा। उसकी मांग तुरंत 0 हो जाएगी। इन सभी प्रकारों को समझने का एक और बड़ा ही प्रैक्टिकल तरीका दिया गया है, कुल व्यय विधि। ये किसी भी बिजनेस ओनर के लिए तो सोने की खान जैसा होगा। हाँ, ये बहुत ही सरल और शक्तिशाली तरीका है। आपको बस ये देखना है कि कीमत बदलने से आपकी कुल कमाई पर क्या असर पड़ रहा है। कोई उदाहरण है इसका? ये याद है, हम एक सिनेमा चेन के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने वीकेंड पर टिकट के दाम 10% बढ़ाए और उनकी कुल कमाई बढ़ गई। इसका मतलब था कि मूवी टिकट की मांग बेलोचदार थी। अच्छा, लोग फिर भी आ रहे थे? हाँ, फिर उन्होंने सोचा कि यही लॉजिक पॉपकॉर्न पर भी लगाते हैं और उन्होंने पॉपकॉर्न के दाम 20% बढ़ा दिए। और नतीजा ये हुआ कि उनकी पॉपकॉर्न से होने वाली कुल कमाई घट गई। लोगों ने पॉपकॉर्न खरीदना ही बहुत कम कर दिया। अरे! इससे उन्हें समझ आया कि मूवी देखना एक जरूरत जैसा था, पर पॉपकॉर्न एक लग्जरी था। उसकी मांग बहुत लोचदार थी। ये तो कमाल का उदाहरण है। तो नियम ये है कि अगर कीमत बढ़ाने से कुल कमाई बढ़े तो मांग बेलोचदार है, और अगर कीमत बढ़ाने से कमाई घट जाए तो मांग लोचदार है। बिल्कुल। और अगर कीमत बदलने पर भी कुल कमाई उतनी ही रहे तो वो इकाई लोचदार है। ये एक छोटी सी जांच किसी भी कंपनी को लाखों के नुकसान से बचा सकती है। तो आज हमने मांग के सिद्धांत की गहराई को समझा। ये सिर्फ चाहने के बारे में नहीं है, बल्कि खरीदने की क्षमता और नियत के बारे में भी है। हमने देखा कि कैसे हमारी मांग सिर्फ कीमत से नहीं, बल्कि हमारी आमदनी और दूसरी चीजों की कीमतों से भी बदलती है। और हमने मूवमेंट और शिफ्ट के उस जरूरी फर्क को भी समझा। लेकिन मेरे लिए आज की चर्चा का सबसे बड़ा सार लोच का कॉन्सेप्ट है। ये जानना कि किसी प्रोडक्ट की मांग पत्थर की तरह सख्त है या रबर बैंड की तरह लचीली, सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं बल्कि सरकारों के लिए भी बहुत जरूरी है। सरकार के लिए कैसे? सरकार को ये बहुत अच्छे से पता होता है वो सिगरेट, शराब या पेट्रोल जैसी चीजों पर भारी टैक्स क्यों लगाती है। क्योंकि उन्हें पता है कि इन चीजों की मांग बहुत ज्यादा बेलोचदार है। लोग इनके आदी हैं। कीमत बढ़ने पर भी इनकी खपत में बहुत थोड़ी सी कमी आती है। इसलिए टैक्स बढ़ाने से सरकार का राजस्व तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन मांग ज्यादा नहीं गिरती। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली अंतर्दृष्टि है। जी। इन नोट्स में विज्ञापन को भी मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक बताया गया है। ये मुझे एक विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ देता है। क्या आज के विज्ञापन सिर्फ हमें जानकारी दे रहे हैं, या वो हमारी मांग की लोच को ही बदलने का काम कर रहे हैं? क्या वो एक लोचदार मांग वाली लग्जरी चीज को एक बेलोचदार मांग वाली जरूरत की तरह पेश करके हमें कीमतों के प्रति कम संवेदनशील बना रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।